क्या हाल है बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और मैं यही होप करता हूँ कि आप सभी अपने घर में सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक है ना? अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा आप लोग जानते हो कि हमने अभी तक 5 पार्ट निकाल दिए हैं पहले चैप्टर के लिए क्लास 11 से, राइट? ठीक है, और बढ़ते हैं आज हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या आएगा, देख लो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये करते ही हमारा टॉपिक खत्म होते ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और पार्ट निकालते हैं जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, ये टॉपिक करते ही एक और पार्ट आएगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। वो वीडियो भी थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो होप करते हैं आप लोगों को सभी को मजा आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो हमारे पास क्या आता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चंस भी कर लेंगे इस पे हम लोग, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है, ठीक है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहता है कि परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड, राइट। मतलब मैं अगर आपको पूछूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है H2O, ठीक है ना, वाटर, और मैं पूछ रहा हूं कि इसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, कितनी परसेंटेज है इस पूरे कंपाउंड में, वो मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर से बोलूं एक और बार, जैसे मान लो एक और एग्जांपल है CO2, ठीक है। मेरे पास CO2 एक कंपाउंड है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है एक। इसमें मैं पूछ रहा हूं कि कार्बन का बेसिकली हिस्सा कितना है इस मॉलिक्यूल में, बेसिकली परसेंटेज कितना है इस मॉलिक्यूल में, तो मैं क्या बोलूंगा, वो क्या हो जाएगी मेरे पास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन की, ठीक है। तो एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक का अपना अपना हिस्सा होता है उस कंपाउंड में, ठीक है। और वो हिस्सा निकालने के लिए हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। चलो अब निकालते कैसे हैं हर एलिमेंट का हिस्सा, हिस्सा कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, फिर से बोलता हूं, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी कि जिस एलिमेंट का हमको हिस्सा निकालना है उसका मास रखना है यहां पर, अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि पूरे कंपाउंड का मास इनटू 100। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहां पर कह रहा है परसेंटेज निकाल दो भैया ऑक्सीजन की H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। चलो तो हम क्या बोलेंगे, हमको ऑक्सीजन के लिए निकालने के लिए बोला है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज किसकी, ऑक्सीजन की निकालनी है। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो पहले तो ये देख लो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, राइट। पर यहां पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, कितने एटम है, 4, तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इनटू क्या आएगा यहाँ, 4, क्या आएगा, 4 आ जाएगा, क्लियर हो रहा है ये। फिर से बोलूं, ऑक्सीजन एटम का हमको परसेंटेज निकालना है इस H2SO4 में कितना है। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या रखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, ऑक्सीजन की निकालनी है, तो यहाँ ऑक्सीजन का मास पुट कर देंगे। एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 4 का कितना, इंटू 4 कर देंगे, क्लियर हो गया। अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास कितना आता है हमारे पास, 98, क्लियर है। H2SO4 का क्या होता है हमारे पास, मास 98, ठीक है। अब इस पूरे को इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आता है, ये 65% आता है, 65% ऑक्सीजन, क्लियर है, 65% ऑक्सीजन है हमारे पास इस H2SO4 में से। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है पूरा 100%, ठीक है, उस 100% में से 65% ऑक्सीजन है, 65% कौन है, ऑक्सीजन है, क्लियर है। एक बार देख लो, नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी पे एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH3 ऑल ट्वाइस, ठीक है। चलिए देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग, फिर से आंसर निकालने के लिए क्या बोला है, हमको बोला है परसेंटेज निकालनी है कार्बन की, क्या निकालनी है, कार्बन की। तो क्या करते थे, कार्बन का मास कितना है इस कंपाउंड में, कार्बन का मास कितना है, कितना होता है हमारे पास, एक का होता है 12,
इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इसमें, 2, कितने हैं 2, तो 1 का 12, तो 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटू 2 कर देंगे, राइट, इंटू 2 कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब पूरे कंपाउंड यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हमारे पास कितना आता है मास, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इज 162, राइट, इनटू क्या करते थे 100। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ये। तो हमारे पास अब कार्बन का कितना आ जाएगा 14.8%, कितना आता है 14.8% है मेरे पास कार्बन इस पूरे कंपाउंड में, 14.8% है कार्बन इस पूरे कंपाउंड में। क्लियर हो रहा है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, कि एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का कितना हिस्सा होता है, तो इस कंपाउंड में कार्बन का इतना कितना हिस्सा आया 14.8% हिस्सा आ गया, राइट, क्लियर है। चलिए देख लो एक बार, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आता है, चलो देखो, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ H2O इन MgSO4.7H2O, राइट, MgSO4.7H2O। चलिए कोई नहीं है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है हमको आंसर, ठीक है। परसेंटेज हमको किसके निकालनी है इस बार, H2O के निकालनी है, किसकी निकालनी है, H2O की निकालनी है, मैग्नीशियम सल्फेट सेप हाइड्रेट, ठीक है ना। चलिए देखो तो क्या है इसमें हमारे पास H2O का वेट कितना होता है हमारे पास, H2O का वेट होता है 18, ठीक है, कितना आता है हमारे पास 18। क्लियर। चलिए एक H2O का 18 पर इस मॉलिक्यूल में कितने हमारे पास 7, तो इनटू क्या कर देंगे इसको 7 कर देंगे। क्लियर है, गुड, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब पूरे मॉलिक्यूल का मास, पूरे मॉलिक्यूल का मास, चलिए मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 24, बोलो हाँ, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सल्फर का कितना आता है हमारे पास 32, कितना आता है हमारे पास 32, क्लियर है। चलिए ऑक्सीजन का कितना आता है हमारे पास, ऑक्सीजन का आता है 1 का 16, तो 4 का कितना इंटू 4 कर देंगे, बोलो हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये डॉट का यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे प्लस, ठीक है। और 7 वाटर है तो 7 इंटू 18, 7 इंटू 18, क्लियर है। और इस पूरे को इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100। चलो तो देखो कितना आता है हमारे पास 18 इंटू 7/2 46 इंटू 100, क्लियर है। तो हमारे पास ये कितना आता है 51.21%, 51.21%, यानी इस पूरे 100% मॉलिक्यूल में से इतना परसेंट हिस्सा किसका है, पानी का है, इतना परसेंट हिस्सा किसका है, पानी का है। क्लियर हो गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने किया। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब किसी भी एलिमेंट का हमको हिस्सा निकालना है एक कंपाउंड में से, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया भैया, ठीक है, देख लो एक बार, इसको नोट कर लो, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा है एक्चुअल रेशो, क्या बोल रहा है हमारे पास, एक्चुअल रेशो ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग अ कंपाउंड, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन होल नंबर। चलो देखो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास भाई एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलने पर क्या आता है दिमाग में, CO2 आता है, CO2 क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हमारे पास। वाटर बोलने पर H2O आता है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड बोलने पर H2SO4 आता है। ये सारे क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है ये, मतलब जो एक एग्जैक्ट रेशो होता है हर एलिमेंट्स का एक मॉलिक्यूल में, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर से बोल देता हूं, एक एग्जैक्ट रेशो होता है हर एलिमेंट्स का एक मॉलिक्यूल में, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आने के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई भी हो उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो, उसका क्या कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स का रेशो है, राइट, उनका सिंपलेस्ट रेशो कर दो, जितना जितना कट सकते हैं उनको सिंपलेस्ट रेशो में ला दो, वो क्या बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। पहले हमारे पास यहां पर है इथेन, क्या है हमारे पास, इथेन, ठीक है। चलिए, अब इथेन को, ये क्या है मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इथेन नाम बोलते ही दिमाग में C2H6 आ गया, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरा, जिसमें एक्चुअल रेशो है एलिमेंट्स का, C2H6। अब मेरे को इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला में करना है, मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या हो सकता है, इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या हो सकता है, मैं लिख सकता हूं C1H3। क्या लिख सकता हूं, C1H3। भाई 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन के, 6 हाइड्रोजन है, इनको कट करा, क्या आएगा हमारे पास, 1:3 आ जाएगा रेशो। क्या आएगा, 1:3 आ जाएगा रेशो। बोलो हाँ। ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका सिंपलेस्ट रेशो, इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास, C1H2O1। बोलो हाँ, C1H2O1। 6:12:6 का रेशो क्या आ गया, सिंपलेस्ट 1:2:1। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अरे 6:12:6 का अगर मैं बोलूंगा तो क्या आएगा, इनको काटो, क्या आएगा, 1:2:1। 6 की टेबल में कैंसिल आउट करो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूटेन अगेन इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना तो सिंपलेस्ट रेशो कर दो। बोलो हाँ, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, 4:10। क्या है ये, 4:10। तो इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या है हमारे पास, C2H5। मतलब भाई इससे सिंपल रेशो हो ही नहीं सकता, और क्लियर हो रहा है, इससे सिंपल रेशो और नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है। चलो अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, फॉर्मूले आते हैं। क्या फॉर्मूले आते हैं भैया, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच एक ना डिफरेंस आता है, ठीक है। किस चीज का डिफरेंस आता है, एक एन नंबर का डिफरेंस आता है। किसका, एक एन नंबर का। क्या होता है वो एन नंबर का, यानी अगर मैं यहां से यहां आता हूं, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना है, ठीक है। मैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं जिससे मेरे को ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए, राइट। ठीक है, यहां पर अगर मेरे पास n की वैल्यू होगी 2, बोलो हाँ, n की वैल्यू अगर हुई 2, मतलब मैं इस फॉर्मूले को इंटू 2 कर दूं, क्या कर दूं, इंटू 2 कर दूं, तो मुझे ये नहीं मिलेगा C2H6। क्या मिलेगा, C2H6। देखो C1H3 को इंटू 2 कर दो तो क्या आएगा मेरे पास, C2H6। बोलो हाँ। फिर से बोलूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच एक n नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब वो n ऐसा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए, राइट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज में भी देखो, ग्लूकोज में क्या है, इस ग्लूकोज को मैं, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे पास C6H12O6 आ जाए, राइट। तो मैं अगर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये ग्लूकोज आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मेरी n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 6 आ गई। क्लियर हो रहा है, हाँ, ठीक है। इधर देखो, इस वाले एम्पेरिकल फॉर्मूला को मुझे ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। क्लियर है। तो यहां पर मेरी n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ नहीं क्या, बोलो हाँ। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को कैसे मिला, मैंने कोई, मेरे पास एक n नंबर था जिसको मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो रहा है, हाँ कि ना, राइट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, ठीक है। देखो अब यही सेम फॉर्मूला मैं वेट के टर्म्स में भी लगा सकता हूं। क्या, मैं वेट के टर्म्स में, यानी कि मैं अगर ऐसे बोलूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। देखो अगर मैं बोलूं, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है ये, इथेन एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। भाई इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास पूछूं, मेरे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आता है इसका, 30 आता है। कितना आता है, 30 आता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बोल सकता हूं।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका कुछ एक वेट होगा, तो मैंने बोल दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसे ही इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी कुछ वेट होगा, निकालो तो कितना आता है इसका? 15 आता है। कितना आता है इसका? 15 आता है। कितना आता है? 15 आता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आ रहा है। हाँ कि ना भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट को सेम उसी n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले नोट डाउन करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर है? नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ये देखो ये वही फॉर्मूले हैं जो अभी मैंने बताए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। राइट? ठीक है, एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला आता है हमारे पास जिसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी नाम की चीज दे देता है। ठीक है, ठीक है, उस वेपर डेंसिटी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है। राइट? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो रहा है? ये भी नोट डाउन करना। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। राइट? चलिए नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लो एक बार, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में हम लोगों को। अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 90 एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज दिस, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन में जो बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए वो लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट? चलिए n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, क्या है? CHO2। राइट? अब ये n की वैल्यू कहां से आएगी? चलिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। याद है ये? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। चलो देखो क्वेश्चन में ना ये दे रखा है, देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या दे रखा है? ये मॉलिक्यूलर वेट मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट दे रखा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट कितना हमारे पास? 90। कितना दे रखा है? 90 n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का हम लोग क्या कर लेंगे? वेट निकाल लेंगे भैया। क्या निकाल लेंगे? अब हम लोग वेट निकाल लेते हैं। कितना आएगा हमारे पास? ठीक है, देखो कार्बन का हमारे पास कितना आता है? 12 प्लस कितना आता है इसका? 1। ठीक है, प्लस 1 का कितना होता है? 16। तो 2 का कितना हुआ हमारे पास? 32। कितना आया हमारे पास? 32। तो ये कितना आता है हमारे पास? 45 आता है। कितना आता है? 45 है ना? हाँ, कितना आता है ये? 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है हमारे पास? 2 आ जाती है। कितनी आ जाती है हमारे पास? 2 आ जाती है। बोलो हाँ। ठीक है, तो अब ये n की वैल्यू 2 आ गई तो उसको यहाँ पुट कर देते हैं। 2 इंटू CHO2 कितना आ गया हमारे पास? C2H2O4। क्या आ गया हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमको निकालने के लिए बोला था। राइट? क्लियर है सबको? क्लियर है? नोट कर लो एक बार, पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी, अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी 45 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, एंड फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो आपको क्या दे दी है? वेपर डेंसिटी दे दी। क्या दे दी? कितनी है? 45। अच्छा मैंने अभी एक पीछे फॉर्मूला कराया था जिसमें मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल था? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी। राइट? तो चलो कर दो 2 इंटू 45, क्या आएगा हमारे पास? 90। क्या आ गया? 90। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हमारे पास? 90 आ गया। राइट? चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट? चलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है हमारे पास? CHO2। हमको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में कहां से निकाली थी हमने?
molecular formula weight is equals to n into empirical formula weight, right? molecular formula weight कितना है, ये रहा 90 is equals to n into empirical formula weight, इसका empirical formula का weight कितना था 45 था, क्या आ गया n की वैल्यू यहाँ से 2, राइट? तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 इंटू CHO2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया, सेम क्वेश्चन था पहले जैसा ही, बस इसमें वेपर डेंसिटी दे दी गई थी, ठीक है ना? तो कितना आ गया C2H2O4, क्लियर हो गया सबको? C2H2O4, राइट? नोट कर लो, देख लो एक बार इसको तसल्ली से, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं कैसे करना है, थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन पर फिर भी हम इसको करेंगे, ठीक है? चलिए आइए, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, देखो अब क्या कर दिया, देखो अ कंपाउंड हैज कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%, राइट? मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर हो रहा है? ठीक है, पर अब इसमें क्या कर दिया गया, हर एटम की क्या दे दी गई है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दी गई, क्या दे दी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दी। पिछले क्वेश्चंस में हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया गया था, राइट? इस बार एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया ही नहीं है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे अब हम, ठीक है? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दी गई है, तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है? एटम्स कौन कौन से हमारे पास है कार्बन, हमारे पास है हाइड्रोजन और हमारे पास है ऑक्सीजन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग इनकी क्या लिखेंगे, परसेंटेज, कितनी परसेंटेज दे रखी है, कार्बन की परसेंटेज कितनी दे रखी है हमको 40, हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है 6.7 एंड ऑक्सीजन की कितनी है 53.3, राइट? 53.3। चलिए अब हम इनका क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एटॉमिक वेट, फिर से लिख देता हूं एटॉमिक वेट, क्लियर है? एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है हमारे पास 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना आता है हमारे पास 16, क्लियर हो रहा है सबको? पहले एटम्स लिखेंगे जो जो दे रखे हैं क्वेश्चन में, परसेंटेज लिखेंगे उनकी जो जो दे रखी है क्वेश्चन में, एटॉमिक वेट लिखेंगे हर एक एटम का, कार्बन का इतना, हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना, क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से, किससे डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक वेट से। ये रहा परसेंटेज, इसको किससे डिवाइड कर देना, एटॉमिक वेट से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 40/12, यहाँ पर 6.7/1 और यहाँ पर 53.3/16, ठीक है ना? चलिए अब ये कितना आता है हमारे पास, एक बार इसको देख लेते हैं, 3.33, ये कितना आता है 6.7 ही, एंड ये कितना आया 3.33, राइट? ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है? एटम्स लिख के, परसेंटेज लिखी, एटॉमिक वेट लिखा, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, ठीक है? क्लियर है? अब डिवाइड करने के बाद क्या करना है, देखो जो परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट का जो रेशो आया ना, ये रहा, इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, फिर से देख लो एक बार, इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 3.33 है, कौन है हमारे पास 3.33 है, ठीक है? तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इनमें से, ठीक है ना, उनको सबसे डिवाइड कर देना है, पहले देख लो, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू 3.33, ठीक है? 3.33 को क्या करना है, सबसे डिवाइड कर देना है, जो अभी हमने परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट सबका निकाला, सबसे डिवाइड कर देना है, यानी कि क्या करना है, 3.33 को किससे डिवाइड करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू थी, कौन है 3.33, 6.7 को किससे डिवाइड कर देना है, जो सबसे छोटी वैल्यू थी इनमें से 3.33, फिर से इस वाले 3.33 को किससे डिवाइड कर देना था, जो सबसे छोटी वैल्यू थी इनमें से 3.33, क्लियर है? चलिए अब ये अप्रॉक्स कितना आता है 1, ये अप्रॉक्स कितना आता है 2, ये अप्रॉक्स कितना आता है 1, क्लियर हो गया? तो अब हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं रेशो, कितना आया हमारे पास, इसका आया हमारे पास 1, इस वाले का आया हमारे पास 2, इस वाले का आया हमारे पास 1, क्लियर है सबको? क्लियर हो गया? अब देखो, अब ना ये जो रेशो आया ना, ये देखो ये रहा, कार्बन का कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना है 2 एंड ऑक्सीजन का कितना आया है 1,
ये सब क्या है हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला का रेशो दे दिया गया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, C1H2O1, राइट। क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन में हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं दिया गया है तो हमको निकालना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो क्या आया, कार्बन का रेशो 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। ये रहा हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर। बस अब क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में करते आए थे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी निकाला हमने, क्या है, ये रहा C1H2O1, राइट। N की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, N की वैल्यू निकलती थी सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। देखो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों को क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 60। कितना है, 60, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ 60, ये रहा ना 60, ठीक है। N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका वेट निकालो, इसका वेट, ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका वेट कितना है 30। तो N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। इस N को यहाँ पुट करेंगे हमारे पास 2 इंटू C1H2O1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास, C2H4O2। क्लियर है सबको, बोलो हाँ। देख लो एक बार, देखो एक बार इसको, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला सबसे पहले, उसके बाद जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हुए थे हमारे वैसे ही कंटिन्यू होगा। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को पढ़ा के, ठीक है। तो हमने अपना ये क्लास 11 का चैप्टर 1 जो था कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मैंने इस रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि एक और पार्ट आएगा, उसमें इस चैप्टर से सारे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं एक बार सम अप कर देंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, एक बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगी, और ऐसे ही आप लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहना, ठीक है ना। चलो, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। चलो बाय बाय।